हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का एक बहुत ही शानदार क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्त पीरियड, और इसमें कितने राजाओं का आगमन था पूरे गुप्त साम्राज्य में। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम गुप्त साम्राज्य के ऊपर 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए। ये 50 सवाल अगर आप पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, तो इससे ज्यादा आपको गुप्त साम्राज्य में दिक्कत ही नहीं होगा, मतलब एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो ये 50 धाकड़ सवाल की शुरुआत करने से पहले हम 5 मिनट इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है गुप्त काल में। देखिए, तो बात करेंगे गुप्त काल की, तो कहेंगे सर गुप्त काल के, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त साहब थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त शासक, श्रीगुप्त, ठीक है ना। इनका जो शासनकाल, सीधे सीधे याद रखिएगा कि गुप्त काल जो है वो 240 ईस्वी, ईसा पूर्व मत सोचिएगा, ये गुप्त काल है भाई। 240 ईस्वी से लगभग आपको 467 मिला जुलाकर 500 ईस्वी तक हमारा गुप्त काल रहा, एवरेज मिला जुलाकर, ठीक है ना। ये पूरे स्वर्णिम युग रहा है हमारे भारतीय इतिहास का, ठीक है। यहीं से बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले शासक के रूप में आए श्रीगुप्त। ये 240 से लेकर 280 तक रहे। ये आए पर बहुत बड़ा विस्तार नहीं कर पाए। इनके बाद इनका बेटा आया घटोत्कच, वो भीम वाला घटोत्कच नहीं, ये दूसरे हैं भाई, इनका बेटा है। श्रीगुप्त के बेटे आए घटोत्कच, 280 से लेकर 319 तक रहे। असली जो मेन, तीसरा नंबर में असली जो फाउंडर हम कहेंगे, अगर आपसे ये सवाल पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो कहेंगे सर गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। देखिए यहां पर सवाल एकदम बन जाता है कि गुप्त वंश के फाउंडर कौन है, तो कहेंगे सर गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कहेंगे सर गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। जी हां, इन्होंने ही वैवाहिक संबंध स्थापित करके इस साम्राज्य का विस्तार किया और लिच्छवी की राजकुमारी से इन्होंने शादी किया, और इनके द्वारा एक संबत की शुरुआत हुई, और वो संबत था गुप्त संबत। गुप्त संबत मिला जुलाकर 319 से 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई गुप्त संबत की। तो अगर आपसे बोला जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो तो मौर्य काल में थे, ये अलग हो गए भाई। 3 चंद्रगुप्त पढ़ना है, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो ईसा पूर्व में थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे महान विक्रमादित्य थे। तो खैर ये तो हम बात आगे करेंगे। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक? 319 से लेकर 334 तक गद्दी पर है। इनके द्वारा कौन से संबत की शुरुआत की गई? गुप्त संबत, ठीक है ना। हाँ, आप सुने होंगे विक्रम संबत, सुनिएगा, ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। शक संबत सुना होगा आपने, नहीं? तो अभी कौन सा पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबत की शुरुआत की। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ना, इनके बारे में कहा गया कि इनका घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता था, मतलब समझ रहे, एकदम तीनों एरिया पर इन्हीं का अधिकार था। इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीने का मतलब है कि तीनों तरफ, आगे दाएं बाएं और सामने, तीनों तरफ इनका ही अधिकार था। साउथ इंडिया भी जाइए तो इन्हीं का अधिकार था। मतलब इनके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर इनका अधिकार था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, इसलिए कहा गया कि ये एक संगीत प्रेमी है। समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है ना, गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि होता है, विक्रमादित्य क्या है? एक उपाधि है, ठीक है। इसका अर्थ होता है शूरवीर, ठीक है। मतलब हम अपने आप को शूरवीर मानते हैं, तो हमने एक उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य की, ठीक है। तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी पूरे, ठीक है, लेकिन गुप्त में सिर्फ एक ही, चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये सबसे महान विक्रमादित्य थे, ये भी याद रखिएगा। 380 से 412 तक इनका शासनकाल रहा। ये सब हम लोग ईस्वी में पढ़ रहे, ईसा पूर्व खत्म हो गया।
अब आइएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में नाम तो सुना ही होगा अगर आप बिहार से हैं तो। बिहार से हैं जी, क्योंकि हम तो बिहार से हैं तो हमें तो भाई बहुत भली भांति इनके बारे में पता है कि बिहार के नालंदा जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वो विश्वविद्यालय के फाउंडर जो थे वो कुमार गुप्त था। उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमार गुप्त का क्या रोल था, तो सीधे सीधे कहेंगे कि सर बिहार के नालंदा जिले में, ठीक है ना, शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। जो बिहार से उसको पता होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और सबसे आखिरी शासक था स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ और हुनों के लगातार आक्रमण होने के कारण से गुप्त काल का जो है अंत हो गया। इनके बाद जो भी छोटे छोटे राजा आए वो हुनों के आक्रमण को नहीं संभाल पाए। तो प्रश्न पूछ भी सकता है कि गुप्त काल के अंत का सबसे प्रमुख कारण कहेंगे हुनों का आक्रमण, ठीक है। हुन वंश के संस्थापक जो थे वो तो तोरमान, ठीक है ना, तोरमान नाम है जी। तो अब हम यहां से चलते हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। देखिए ये हम 5 मिनट लिए, 7 मिनट, और आपके दिल को छू गया होगा कि हाँ सर अच्छा हुआ इतना समझा दिए कि गुप्त काल में हुआ क्या था। अब जब सवाल लाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। ऐसे डायरेक्टली सिर्फ टिक लगा देते मजा नहीं आता आपको, ठीक है ना। चलिए यहां तक हम आगे बढ़े। चलिए तो अब यहां से हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, तो याद रखिएगा अगर सिर्फ संस्थापक की बात हो जाए, अगर सिर्फ संस्थापक की बात की जाए तो सर कहेंगे सर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। परंतु अगर आपसे कह दे, ये चीज मैंने अभी अभी थ्योरी में पूरा बताया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को हम क्या कहते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी रियल फाउंडर जो था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। परंतु संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त। याद रखिएगा कंफ्यूज, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े लेवल पर किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, ठीक है ना। लक्ष्मी की राजकुमारी से इन्होंने शादी की थी, ठीक है, और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन श्रीगुप्त ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने छोटे लेवल पर गुप्त वंश की स्थापना की, लेकिन फाउंडर, मेन रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम, फाउंडर श्रीगुप्त। कंफ्यूजन नहीं होना है। फिलहाल हम किसको टिक लगाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को। वही कहता है अगर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था तब हम टिक लगा देते श्रीगुप्त को। ये जो शब्द लग गया है वास्तविक, तब आ गया, नाम चेंज हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला सवाल, शक विजेता किसे कहा जाए, मतलब सबसे शकों पर किसने अपनी विजय हासिल की, तो याद रखिएगा शक विजेता, जिसने शकों को बार बार लगातार हराया, वो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। कहेंगे सर विक्रमादित्य क्या है, बिल्कुल सही बात है आपकी। कहेंगे विक्रमादित्य एक उपाधि है और विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। क्या होता है भाई, विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर, ठीक है, अर्थ होता है ना एक तरीके से। तो सिंपल बात है, शक विजेता, जिसने शकों को बार बार हराया, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है। सिंपल बात है, इलाहाबाद का नाम आ जाए अशोक नहीं जाइएगा ना, ठीक है, समुद्रगुप्त। वो अलग बात है कि अभिलेखों का ये क्या कहेंगे, शिलालेखों का मतलब मेन जो नाम आता है वो अशोक से आता है, लेकिन यहां जो आ गया इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की देन है, समुद्रगुप्त का संबंध है इस इलाहाबाद स्तंभ लेख से। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि, अभी अभी चर्चा कर रहे थे भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त में एकमात्र राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। और ये सबसे वीर, मतलब सबसे कह सकते हैं ना एक सबसे फेमस विक्रमादित्य, ठीक है ना, सबसे महान विक्रमादित्य। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है, बिल्कुल संगीत प्रेमी किसके बारे में हम बोले थे, समुद्रगुप्त। हाँ जी, समुद्रगुप्त को ही जो है कहा जाता है। इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इन्हें दर्शाया गया। तो भाई बीना बजाते हुए दर्शाया गया तो सिंपल बात है संगीत प्रेमी होगा, ठीक है ना। और बहुत बेहतरीन सवाल है ये कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है, संगीत प्रेमी को दर्शाने का, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन।
क्या बोला जाता है माय डियर? भारत का नेपोलियन। देखिएगा एक बात याद रखिएगा कि अगर गुप्त वंश की बात की जाए, गुप्त वंश की बात की जाए तो तीन सबसे प्रमुख शासक थे। एक पहले तो नाम आएगा भाई चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बात करें गुप्त वंश की तो चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा नाम आएगा समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। और तीसरा नाम आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए। देखिए शासक तो सब बढ़िया थे, लेकिन ये तीन, इन तीनों ने ही गुप्त साम्राज्य का एक बहुत, तीनों के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के भी शासनकाल में, समुद्रगुप्त के भी शासनकाल में, और चंद्र, इन तीनों ने ही गुप्त साम्राज्य को एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा दिया। और एक बहुत बड़ा लेटेस्ट न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा अपडेट। हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल जीएस की किताब लॉन्च कर रहे हैं माय डियर। और जीएस की किताब में क्या खासियत है मैं बता रहा हूं। उस बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री में भी सारा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, सब, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, और प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। परंतु उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस बुक के अंदर चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक साइंस, सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेगा, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाले हुए रहेंगे और नीचे आपको आंसर की लिखा हुआ रहेगा। मतलब जीएस की एक शानदार किताब है जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगले 10 से 15 दिन के अंदर उस किताब को हम लॉन्च करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर जाइएगा, बुक सेक्शन के अंदर बुक को ऑर्डर करिएगा, एक सप्ताह में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। बस अच्छे से एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ अच्छे से डालिएगा। अभी तो फिलहाल स्टॉक में ये वाली किताब है। जिनको मैथ का कैलकुलेशन सीखना है, आप ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए। वॉल्यूम 2 जो है अरिथमेटिक का बहुत जल्द आ रहा है। अभी वॉल्यूम फर्स्ट में आपको कैलकुलेशन के सारे चैप्टर उपलब्ध होंगे और इसके अंदर सॉल्यूशन भी है। ये भी, इसके लिए भी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे एप्लीकेशन पर आइए, बुक सेक्शन में जाइए और वहां से बुक ऑर्डर कर दीजिए। और जीएस की किताब बहुत शानदार हम बना रहे हैं जो आपको अगले सप्ताह लॉन्च करेंगे। नहीं, अभी 10-15 दिन टाइम लगेगा, लॉन्च करेंगे और आप ऑर्डर करिएगा, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। लगभग 450 पेज की किताब होगी, थोड़ी मोटी होगी। 450 आप समझ रहे हो, ये 150 पौने 200 पेज की किताब है, तो इसकी 2.5 गुनी मोटी होगी। ये तो बहुत पतली किताब है, देख रहे हो। हाँ, ये 1.5 पौने 200 किताब पेज की किताब है ये। भारत का नेपोलियन, अरे भाई भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया था कि इनका घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता है। इसका मतलब है इनका जो विस्तार था साम्राज्य का वो भारत के तीनों क्षेत्रों से था, क्योंकि एक क्षेत्र में तो खुद ही थे और तीनों क्षेत्र में, मतलब समझो पूरे अखंड भारत पर इनका शासन चलता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का चलता था। ठीक है ना। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है, संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त, बीना बजाते हुए दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। 3 समुद्र का पानी पीता था इनका घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा। चलिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं थी उनको रुपयक के नाम से जाना जाता था माय डियर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रुपयक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? बताइएगा जरा, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी बताइएगा। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यही कालिदास जो थे, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय और इनकी प्रेमिका का नाम था देवी। देवी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी थी। इनके पति का नाम था रामगुप्त। क्या था भाई? रामगुप्त। रामगुप्त एक बकलोल शासक था, लोल था मतलब थोड़ा सा घसका हुआ था। इन दोनों ने मिलकर, मतलब देवी और भाभी और देवर ने मिलकर, चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ने मिलकर रामगुप्त की हत्या करा दी। ठीक है, और रामगुप्त की हत्या करा दी और चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी जो है वो आपस में क्या कर लिए? विवाह कर लिए। ये सारा नौटंकी जो है कालिदास देख रहे थे, समझ रहे ना। और कालिदास तो एक योग्य लेखक थे। ये सारा नौटंकी जो है कालिदास देख रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी थी,
तो भाभी देवी, देवी के पति का नाम था रामगुप्त। ई दोनों का जो है ना प्रेम संबंध था भाई, एकदम समझ रहे हो ना। हाँ, तो ई दोनों मिलकर जो है वो रामगुप्त को मार दिए और ई दोनों मिलकर विवाह कर लिए। सारा नौटंकी देख रहे थे कालिदास। कालिदास बोले रुको भाई, तुम्हारा प्राइवेसी का हम धज्जिया उड़ा देते हैं। कालिदास ने वो किताब लिख दी देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी किताब लिख दी? प्रश्न पूछेगा कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास ने कौन सी किताब लिखी? देवी चंद्रगुप्तम किताब लिख दी। ये किताब इन दोनों के ड्रामों के ऊपर था, मतलब इनकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ गई इस किताब में। इस किताब में कालिदास ने लिखा कि किस तरीके से भावी देवर का संबंध था। भावी देवर ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके ये दोनों अपने वैवाहिक जीवन को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब पूरा एकदम जो है ना एकदम उधेड़ के रख दिए, समझिए पूरा प्राइवेसी, इन दोनों की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी कालिदास ने। कौन सी किताब में? देवी चंद्रगुप्तम में। प्रश्न पूछेगा देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कालिदास, किन दोनों के ऊपर ये किताब है? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी के ऊपर। क्या हो रहा था? वही समझ रहे हो ना। हाँ चलो भाई, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार, बौद्ध विहार अभी राजगीर में है जी, यही बौद्ध विहार जो भी राजगीर में है नालंदा जिले में, भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। याद रखिएगा उस राजा का नाम था मेघवर्मन। ठीक है, श्रीलंका के राजा थे भाई, क्या नाम था? मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन आए और मिले किससे? समुद्रगुप्त से, और उन्होंने कहा कि हमको जो है ना गौतम बुद्ध के, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के, मतलब ये लोग देखिए श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सब में, इंडोनेशिया हो, ये सब में गौतम बुद्ध की एक अलग ही मतलब महत्ता। चाइना में भी है, चाइना में भी बौद्ध धर्म है। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से कहा कि हमको जो है ना गौतम बुद्ध पे आधारित बौद्ध विहार बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है? बौद्ध विहार बनाना है। समझ रहे? बौद्ध विहार। चलिए, राजगीर में है या गया में है बौद्ध विहार? एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अच्छा, अब तो बहुत सारे बन गए हैं, छोड़िए, चलिए जो भी है, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गए हम थोड़ा सा। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो कहेंगे सर गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। क्या थी माय डियर? देखिए बौद्ध विहार तो हमको लगता है राजगीर में ही है, लेकिन गया में भी बौद्ध करके कुछ बनाया गया है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं, हल्का सा कहते हैं ना 1% का डाउट है, सर्च कर लीजिएगा गूगल में। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी माय डियर। अगला, शतरंज खेल की शुरुआत, आपको पता है शतरंज खेल की शुरुआत जो है वो भारत से की गई है। जी हाँ बिल्कुल, और ये गुप्त काल में हुआ है इस चीज की शुरुआत। देखिए याद रखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कहीं भी गूगल में सर्च कर लीजिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त शासकों ने भारत के विस्तार के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया है भाई, बिल्कुल ठीक है। सवाल है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिला है? एरन अभिलेख। कौन सा? एरन अभिलेख, ठीक है। और सती प्रथा का संबंध जो है वो गुप्त शासक भानुगुप्त से था भाई, ठीक है। कह रहे किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है? एरन अभिलेख। शासक का नाम भानुगुप्त। चलिए, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो भाई महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है वो गुप्त शासकों ने ही स्थापित किया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है वो गुप्त शासकों ने ही स्थापित किया था। सवाल एकदम बहुत बढ़िया है। अब देखिए इसको मिलाना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एक तरफ प्रसिद्ध लेख है और एक तरफ संबंधित शासक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये तो समुद्रगुप्त की ही देन है भाई, समुद्रगुप्त। बिलसड स्तंभ, हाँ ये कुमारगुप्त की देन है। भीतरी स्कंदगुप्त की देन है। और महरौली लीजिए बंधु बर्मन, एकदम बिल्कुल 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, एकदम A to Z। कहां है भाई? बी नंबर आंसर होगा। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर करते चलना है। अगला प्रश्न आइए, कह रहे हरिसेन किस शासक के दरबार में थे? हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे भाई।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सॉरी घटना नहीं विशेषता है। नगरों का एक क्रमिक रूप से पतन हुआ गुप्त काल की देन है। गुप्त काल के पतन का सबसे प्रमुख कारण बार बार हूनों का आक्रमण हुआ। सबसे अंतिम राजा स्कंदगुप्त जो हूनों के आक्रमण को नहीं बर्दाश्त कर पाया और फिर गुप्त काल का अंत हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? बिल्कुल रोमन साम्राज्य का जो ये आक्रमण है ये हूनों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, सवाल कह रहा है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो है रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूनों का आक्रमण जब भारत पर हुआ तो भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल का अंत हो गया था। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र का मतलब लिच्छवी का नाती, दौहित्र का मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से नाती होता है। तो लिच्छवी देखिए, लिच्छवी की जो रानी थी, देखिए समझिए मेरी बात, लिच्छवी दौहित्र, ठीक है ना। समुद्रगुप्त, बिल्कुल समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा लिच्छवी दौहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को। दौहित्र का मतलब होता है नाती, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक सेकंड, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक मेन रीजन क्या था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हाँ ठीक है, समुद्रगुप्त होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री, चीन से आया था भाई। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कथा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा जी। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपनी परामर्श किसके दरबार में दी थी? धन्वंतरी बताइएगा जरा। ये धन्वंतरी भी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। बड़ा फेमस शासक था भाई, ठीक है। कह तो रहे सबसे विख्यात विक्रमादित्य था, सबसे सफल विक्रमादित्य था। 14 में से सबसे योग्य विक्रमादित्य यही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहे प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक, ठीक है, धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल के दौरान। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं जो है वो गुप्त काल की देन है भाई। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? 4 अश्वमेध, देखिए याद रखिएगा ये जो शासक थे उनका नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन कौन थे भाई? प्रवरसेन प्रथम। सवाल बहुत बढ़िया, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों, अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है समझ रहे? उसमें क्या होता है ना, अश्व को छोड़ दिया जाता है, और अश्व को जब छोड़ दिया जाता है और अश्व जिस क्षेत्र में गया, ठीक है ना, अगर आपने अश्व को नहीं पकड़ा तो समझिएगा वो क्षेत्र इनका हो गया, और अगर आपने पकड़ लिया तो फिर वो आपसे आएंगे युद्ध करने। यही चीज हुआ था, भगवान श्री राम ने भी अपना अश्वमेध यज्ञ कराया था और अपना अश्व जो है छोड़ा था, और लव कुश ने उस अश्व को पकड़ लिया था। तो प्रभु श्री राम आए थे अपने बेटों से लड़ने के लिए। रामायण देखा होगा आपने, उसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? देवगुप्त, देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि, जी बिल्कुल, देवगुप्त हो या परम भागवत हो, सब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनाया था। देवगुप्त, परम भागवत, विक्रमादित्य, सबकी उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त, परम भागवत, विक्रमादित्य, इन सबों की उपाधि। और हाँ, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त, ठीक है, बिल्कुल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? हम अभी बोल रहे थे कि भारत का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है, क्लासिकल युग माना जाता है भारत का। इसका सबसे बड़ा रीजन था व्यापार तो नहीं था, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण ये भी नहीं था, स्वर्ण तो ठीक है, हाँ जी, ये तो कुषाण काल में था ना। उपयुक्त सभी के, हाँ, कला एवं साहित्य,
के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कला और साहित्य में गुप्त शासक बड़े योग्य थे, ठीक है ना। और ये जब गुप्त काल था तो कला और साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो बी आंसर कहिएगा कि सर कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। दैट्स ऑल। अगला सवाल, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल। नहीं 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 नहीं, ये तो स्कंदगुप्त तो संभाल नहीं पाया था ना, स्कंदगुप्त तो संभाल ही नहीं पाया था। तो हाँ, यही हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त दूत नहीं नहीं, शकों को, एक सेकेंड, सवाल क्या था एक, हाँ, शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन हुन की बात कर रहा है तो हुन तो स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में आया था। हुन स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया था और एक बहुत बड़े पैमाने पर बार बार आक्रमण किया। तो हुनों के आक्रमण से स्कंदगुप्त जो है अपने गुप्त काल को बचा नहीं पाया और उसके बाद इनका पतन हो गया, गुप्तों का अंत हो गया। अंतिम राजा स्कंदगुप्त ही था। तो कह रहे हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। हुन वंश के संस्थापक जो थे वो तोरमान थे। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक बताइएगा जरा, रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। बस तीन ही गुप्त शासक का नाम बड़े लेवल पर आएगा। पहला चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये तीन ही शासक मेन योग्य थे तो और भी कुमारगुप्त भी अच्छे थे, मतलब सब अच्छे थे बड़े लेवल पर जिन्होंने विस्तार किया साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है। हुन का आक्रमण बिल्कुल हुआ था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा ये भी बिल्कुल सही था, प्रशासनिक ढांचा सही ढंग से नहीं हुआ तभी तो हुन आक्रमण कर पाए। उत्तरवर्ती गुप्तों को बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ठीक है ना। जो उत्तरवर्ती मतलब गुप्त वाली एरिया में जो थे वो लोग बौद्ध धर्म में चले गए तो उधर से उसको ज्यादा मिल गया। अरब आक्रमण ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ये तीनों बात सही है कि गुप्त काल के उत्तरवर्ती गुप्त जो थे वो लोग बौद्ध धर्म में चले गए, ठीक है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा सही नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। और हुन आक्रमण ये तीनों रीजन था इनके पतन का। अरब आक्रमण तो 712 ईस्वी में हुआ भाई, इसका कोई लेना देना नहीं। तो वही कह रहा है कौन कारण सही नहीं है, ये सही नहीं, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहा है माय डियर, कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य और औजारों का उपयोग। बिल्कुल, जब पहली शताब्दी आई तो ये सब चीज तो भाई उत्तर वैदिक काल में ही औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो ये बात सही है। तीसरी सती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये कहाँ से हुआ भाई? उतना डेवलप थोड़ी था कि भाई अंगों का प्रत्यारोपण कर दे, मतलब एक अंग को हटाकर दूसरा अंग ना। 5वीं सदी में ईस्वी में कौन की जया, बिल्कुल गुप्त काल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज, बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात सही, ये गलत है। आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, पहला तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, ये सी इज द राइट आंसर। ये तीनों बात सही है, बाकी एक तो 2 नंबर गलत है। बताइए अंगों का प्रत्यारोपण इतना आसान है भाई? अब डेवलप हुआ है ना साइंस। तीसरी सदी में साइंस डेवलप था, 1947 में तो डेवलप ही नहीं था, ये तो तीसरी सदी की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? गुप्त काल बताइएगा कौन भाई, जल्दी बताइए। सुच्छुत होगा आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ कौन होगा भाई? सुच्छुत, बिल्कुल। इसके बारे में इतना हालांकि पूछता नहीं, कह रहा है निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुच्छुत, ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? बताइएगा। धन्वंतरी, चावार्क, सुच्छुत थे। अभी अभी आयुर्विज्ञान के चरक संहिता, चरक के द्वारा आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी, ये चावार्क नहीं था भाई। कह रहे कौन नहीं था? सुच्छुत का नाम तो अभी सुने, चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना, धन्वंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य थे, तो सब तो है ही। कह रहे कौन चिकित्सक नहीं था? चावार्क, ये नहीं था चिकित्सक। दिल्ली के महरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति का में है? तो चंद्र की स्मृति में है। किसकी स्मृति में है भाई? चंद्र की स्मृति में है, ठीक है ना। हाँ
चलिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा बताएंगे। कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है बाबू दीनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? दीनार। अगला, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, यह भी बढ़िया सवाल है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? बताइएगा भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपि से संचालित होता है भाई। किससे होता है? ताम्रलिपि से। आखिरी सवाल, 50 तो नहीं लाए, 35-40 सवाल ही लेकर आए, ये भी काफी है। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? कुमारगुप्त। किससे? कुमारगुप्त के काल में ये सब मिला था, उत्तरी बंगाल से। उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए गुप्त काल में इनफ होगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 10 दिन के अंदर हम एक जीएस की किताब लॉन्च कर रहे हैं, उस किताब को जरूर खरीदिएगा। हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर जाइएगा, किताब को ऑर्डर करिएगा और आपके घर पे किताब कितने दिन में पहुंचा दिया जाएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से किताब 1 सप्ताह के अंदर, जिस दिन ऑर्डर करिएगा उसमें 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। फोन नंबर अच्छे से डालिएगा, एड्रेस अच्छे से डालिएगा, पिन कोड अच्छे से डालिएगा। ओके, डन।